ये है दिल्ली दर्पण। जो बीता वर्ष था 2021 बहुत चुनौतियों से भरा रहा और 2022 का आगाज भी चुनौतियों से ही हो रहा है। 2 दिन की बड़ी बारिश ने फिर से जो है मुंडका, किराड़ी, नागलोई को एक बार फिर से ओवरफ्लो कर दिया है। दिल्ली में ऐसी सरकार है और ऐसे विधायक हैं जो काम नहीं कर रहे, तो हमें डबल चुनौतियों पर काम करना पड़ा। कोरोना के पेशेंटों के बीच में जा करके राशन बांटना है, ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराने हैं। दिल्ली में जो 70 विधानसभाओं में 250 ठेके थे, 850 ठेके खोल दिए हैं। युवकों की उम्र जो पीने की 25 साल थी उसको कम करके 18 साल कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके विधायक रोज लगातार नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। 2022 नया साल शुरू हो चुका है और भारी जिले के क्या क्या मुद्दे हैं और 2021 कैसा रहा भारी जिले के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारी जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, सबसे पहले आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नया वर्ष जो कैलेंडर ईयर है जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में काम करते हैं। हालांकि सनातन संस्कृति का न्यू ईयर तो फिर जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है, लेकिन इस कैलेंडर ईयर की आपको, आपके सभी दर्शकों को और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार 2022 की जो शुरुआत हुई है वो कोरोना की तीसरी लहर जिसको देखा जा रहा है वो भी शुरू हो चुकी है और साथ साथ जो बारिश 3-4 दिन से आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में कई सारी गंभीर समस्याएं लोगों को हो रही है। फिर से किराड़ी में पानी देखने को मिल रहा है, मुंडका के दोनों जो रास्ते हैं वो पूरे जलमग्न हो चुके हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चीज़ को? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जो बीता वर्ष था 2021 बहुत चुनौतियों से भरा रहा और 2022 का आगाज भी चुनौतियों से ही हो रहा है कि जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर बढ़ रहा है और अभी 2 दिन की बारिश जैसा आपने जिक्र किया, तो ये निश्चित रूप से परेशान करने वाली है कि पहले ही इतनी सारी समस्याएं थी। जो जल भराव की समस्या थी, जल जमाव की समस्या थी, इस 2 दिन की बड़ी बारिश ने फिर से जो है मुंडका, किराड़ी, नागलोई को एक बार फिर से ओवरफ्लो कर दिया है। लगातार मेरे पास फ़ोन आज सवेरे से आ रहे हैं कि भाई सब कुछ करो, विधायक तो करने को कुछ भी तैयार नहीं है कहीं का। तो हमारे लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं और जो कोरोना काल है ये फिर से शुरू हुआ है। इतना थोड़ी राहत की ज़रूर बात है कि अभी जो है एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में अस्पतालों की व्यवस्था बहुत अच्छी तैयार करवाई है। दूसरी ये है कि बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं हो रहा, इतने सारे केस हो रहे हैं लेकिन माइल्ड सिस्टम आ रहा है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, श्री राम भक्त हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि 2022 की शुरुआत का जो कोरोना है एकदम से खात्मा पे चला जाए और अब जैसा कई बार चर्चा भी हो रही है कि शायद अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 2 डोज वैक्सीन लगाई गई, इसकी वजह से भी कोरोना का प्रभाव कम है। अभी हमारे किशोरों के लिए जो 15 से 18 साल की उम्र के हैं उनके लिए भी वैक्सीन चालू है, तो हम धीरे धीरे सुरक्षित होते जा रहे हैं। ठीक है, 2021 को कैसे याद कर रहे हैं आप? क्योंकि काफ़ी बार हमने आपको देखा, आप सड़कों पर भी रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेके देखा हमने आपको, अरेंजमेंट किया, क्योंकि वो कोरोना काल बड़ा पीक का टाइम रहा उस वक्त जो दूसरी लहर आई। तो किस तरीके से याद करते हैं 2022 को, 21 को आप? अरे जी, जो चीज़ें बीत गई हम तो उसको अच्छा ही कह के विदा करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा मैं अगस्त 2020 में जिलाध्यक्ष बना, उसके 2-3 महीने बाद फिर 4 महीने बाद फिर 2021 आ गया। तो ये लगातार चुनौतियों के भरा रहा और मुझे संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री ने, सांसद जी ने संगठन का दायित्व दिया था, संगठन का अध्यक्ष बनाया था संगठन के काम करने के लिए। लेकिन चूंकि दिल्ली में ऐसी सरकार है और ऐसे विधायक हैं जो काम नहीं कर रहे, तो हमें डबल चुनौतियों पर काम करना पड़ा। एक तो हम संगठन का काम करते रहे, दूसरे ये हुआ कि जो दिल्ली में कोरोना महामारी फैली उसमें चूँकि दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल हो गया, विधायक फेल हो गए, कोई काम नहीं कर रहे थे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई। तो जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी 5 विधानसभाएं थी। अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से और अपने समर्थकों के माध्यम से, NGO के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से हमने लगातार जो है कोरोना काल में जो उसके शुरुआत में ही एक भीषण डबल आया, वेरिएंट आया जो काफ़ी घातक था, जिसने एकदम से दिल्ली में त्राहिमाम मचा दी। तो उसके लिए और काम धंधे जब बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, तो लोग रोजी रोटी की समस्या के साथ साथ ना इलाज की समस्या से जूझने लग गए।
तो एकदम से हमें रण क्षेत्र में उतरना पड़ा। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। उनको जो भी ड्यूटी लगी, चाहे वो कोरोना के बीच में, कोरोना के पेशेंटों के बीच में जा कर के राशन बांटना है, भोजन बांटना है, ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराने हैं, बेड उपलब्ध कराना है, मास्क वितरण करना है, सैनिटाइज वितरण करना है, वैक्सीन लगवाने ले जाना है, ये सारे काम बिना बहुत निश्चिंतता के साथ काम किए जनसेवा के कार्य के लिए। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ सभी का। तो और उसके बाद भी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार समस्याएं पैदा कर रहे हैं दिल्ली के लिए। तो हम वैसे ही जो है राष्ट्र सेवा में समर्पित पार्टी हैं और हमारा जन जन का काम करना एक हमारा उद्देश्य है, तो उसके लिए भी हमें लगातार संघर्ष करना पड़ा। जैसे नए राशन कार्ड नहीं बना रहे, वो पेंशन नहीं दे रहे हैं, अब वो राशन कार्ड नहीं बन रही तो मोदी जी द्वारा दी गई फ्री राशन उनको नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। वृद्धाओं की पेंशन 2015 से रुकी पड़ी है, 15 से एक भी नई पेंशन नहीं मिली है। उसके बाद छठ पूजा आ गई तो उन्होंने बहाना बनाकर छठ पूजा पर रोक लगा दिया, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली को उन्होंने दे दिया है कि दिल्ली में जो 70 विधानसभाओं में 250 ठेके थे, 850 ठेके खोल दिए हैं। युवाओं की उम्र जो पीने की 25 साल थी उसको कम करके 18 साल कर दिया। महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोलने जा रहे हैं, जो 30% कम रेट पर महिलाएं जाके शराब ले सकेंगी। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके विधायक रोज लगातार नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। और उससे चूँकि उससे लड़ते हैं हम केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जिलाध्यक्ष रहते हुए लगातार हमारी चुनौतियां बनी रहीं और मुझे थोड़ा सुकून भी है कि जो जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दी या फिर समाज ने दी या जनता ने दी, उसको हम पूरी तत्परता के साथ और पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग के साथ पूरा किया और उस काम में हमारे को समाज का भी सहयोग मिला। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। आपके कई संगठन के कई बड़े नेता, कई कार्यकर्ता भी इस दौरान चले गए। कई आपने मतलब कि लोग जो बीच में उतरे थे, काफ़ी लोग चले गए, उनका भी दुख है। काफ़ी लोग निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता संक्रमित हुए, जिसमें कई लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा। कई हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी गए। मैं उन सबको श्रद्धांजलि भी देता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवारों को अपार कष्ट सहने के लिए उनको ताकत दे। साथ में भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है सभी के साथ, समाज में भी जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ भी खड़ी है। तो दुख तो होता ही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, क्योंकि जो है वो क्षेत्र में काम करते रहे। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोग तो जब कोरोना आया तो घरों में दुबक गए, तो कोरोना अंदर तो जा नहीं रहा था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो का अभियान है, वो अभी पीछे कोरोना शुरू हुआ तो अपने को संक्रमित करके बैठ गए और अभी फिर शुरू हुआ है, तैसे फिर संक्रमित होकर अपने घर पे बैठ गए। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुखिया अब बैठ जाता है तो फिर बाकी लोग क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। तो बहुत चुनौतियों भरा वर्ष रहा 21 और जो 22 का आगाज भी है वो भी इसी तरीके से हो रहा है। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है और इतना भरोसा भी है अपने कार्यकर्ताओं पर कि हमारा कार्यकर्ता किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी आपदा विपदा है, वो जूझने को तैयार है। हमारे संगठन ने हमारे को प्रेरणा दी है, हमारे महापुरुषों ने प्रेरणा दी है, उसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे 2022 की शुरुआत हुई है, आपको लग रहा है कि अब दिल्ली सरकार तैयार है तीसरी लहर से निपटने के लिए? क्या क्या देखते हैं कि तैयारी है पूरी? क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो मुखिया हैं वो भी अभी संक्रमित होकर ठीक हो पाए हैं। कहीं ना लगता है उनकी भी लापरवाही रही है क्योंकि मास्क नहीं था। दिल्ली सरकार तो हमेशा तैयार रहती है, टीवी पे, अखबार में, एड में। जमीन पे नहीं तैयार रहती, जमीन पे कुछ नहीं करती। जमीन पे क्या करेगी? अभी जैसे कुछ होगा तैसे कह देगी मोदी सरकार को करना चाहिए। जब भी कोई बात आ जाएगी तैसे कह देगी मोदी सरकार को ये काम करना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये वहाँ से कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो ठीक हो गए, अच्छी बात है, और भी लोग ठीक हो जाएं। तो जो है जो व्यवस्थाएं दिल्ली में की, ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, ऑक्सीजन के लिए पैसे दिया लेकिन ऑक्सीजन का काम नहीं कर पाए, ये टैंकर तक ले पाए, उसके लिए भी पैसे मांगते रहे लोगों से। तो ठीक है, दिल्ली में सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली के लिए व्यवस्था करना इनका प्रथम दायित्व तो होना चाहिए, लेकिन वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। ये तो अच्छा है, ये तो धन्यवाद करते हैं देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दिल्ली को लगातार सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं।
अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए, आपका जिला कार्यालय किराड़ी में आप रहते भी यहाँ पर है, कार्यालय भी यहाँ पर है और काफ़ी सारे कार्य आप यहीं के देखते हैं किराड़ी की। क्या स्थिति है इस वक्त, क्योंकि बारिश हुई है 2 दिन की, आज की क्या स्थिति है? विकास कार्य, एक नया अस्पताल आप किराड़ी को मिलने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किराड़ी के लिए तो बहुत बुरा साल रहा, मतलब इतना बुरा रहा कि हम उसको याद भी नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से लगातार मेरे अध्यक्ष बनने के बाद मैंने आंदोलन किए, चाहे वो पानी में घुस करके, कीचड़ में घुस करके, आप सब लोगों ने भी मेरा पूरा साथ दिया इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें की, लेकिन किराड़ी के विधायक पे जूं नहीं रेंग रही। आज भी किराड़ी उसी नारकीय स्थिति में है। जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो कहीं पे 1-2 गाड़ी मलबा डाल के छोड़ दिया जाता है। आगर नगर का नरक बना हुआ है। 70 फुटे की स्थिति आप देख रहे हैं। इतनी बड़ी बाजार वहाँ लगा करती थी, पिछले 1 साल से 1.5 साल से वहाँ बाजार नहीं लग पा रही है, जिससे जो दुकानदार हैं उनका तो जीवन यापन ख़त्म ही है, साथ में जो लोगों को सामान मिल जाता था वो भी ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अगर नगर की सोम बाज़ार रोड है और जो है मुबेन मुबारक रोड की स्थिति आपने देखा पिछले 1-2 साल से ख़राब पड़ी है, मुख्य रोड है। तो किराड़ी के लिए तो बहुत ही दूभर स्थिति रही है, कैसे जीवन जिया है लोगों ने, और आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी देखो वहीं के वहीं है। अभी 2 दिन बारिश हुई है, आज फिर अगर नगर भरा पड़ा है। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए कि भाई सब मलबा डलवा दो, ये करवा दो। मैं कहा विधायक जी से बात करो, बोले विधायक जी पे तो भरोसा ही नहीं, विधायक जी बात ही नहीं करते। तो देखिए, जो जिस जनप्रतिनिधि पे जनता का भरोसा उठ जाए, मुझे लगता है कि उसको जो है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करना चाहिए। उसको पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी, लोगों को नरक के जीवन से निकालिए। ये आपकी तरफ देख रहे हैं लोग। एमसीडी का चुनाव लड़ लेना जब लड़ना होगा। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। आप जितना पैसा इस पे फुकवा रहे हैं लिखने में, ये पैसा अगर इसका एक हिस्सा भी लगा देते तो शायद कहीं सड़कें बन जाती, गलियां बन जाती। तो एमसीडी में तो केजरीवाल नहीं आने वाला है, वो तो आप भूल जाओ। लेकिन फिर भी चूँकि आप दिल्ली में हैं तो इसलिए दिल्ली के लिए काम जरूर करें। आपके ही ज़िले के कई विधायकों को भी अब दिल्ली सरकार पर विश्वास नहीं रहा है। खुद आम आदमी पार्टी के विधायक वो ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है हमारे ज़िले में, मुंडका विधानसभा में काम नहीं हो पा रहा है, जिसका असर आपको लगता है कि एमसीडी चुनाव में पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से एमसीडी चुनाव में तो इनका वैसे भी कुछ नहीं रहने वाला है। और मुंडका के विधायक का मैंने सुना है इंटरव्यू, आपके चैनल ने शायद लिया था, तो वो थोड़ा सा उन्होंने साहस दिखाया है और बस स्थिति को स्पष्ट किया है कि जो है हम बार बार मंत्री के पास जा रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, हम पैसा मांग रहे हैं हमारे क्षेत्र के काम के लिए। वो भी नहीं जाग रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झकझोरा है। क्योंकि अभी जैन नगर में हमने जो है पूरा 12 घंटे वहाँ पर जाम लगाया, उसके बाद वो विधायक हिले हैं थोड़ा सा। तो जब आप लोग मीडिया के लोग घेर रहे हो, जनता घेर रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घेर रहे हैं, तो आप उनके अपने बचाव में कुछ ना कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। आप दिल्ली सरकार के विधायक हैं, आप दिल्ली सरकार की से जो है तनख्वाह लेते हैं, आप सुविधाएं ले रहे हैं, आप विधायक हैं, तो ये रो के नहीं काम चलेगा कि भाई जो हमारे पास फंड ही नहीं है या हमारी सरकार हमारी नहीं सुन रही। अगर आपको लगता है कि आप जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, अपने पद से न्याय नहीं कर पा रहे, तो आपको रिजाइन करना चाहिए। आप हटें, आप नहीं काम कर सकते हैं। तो इनके विधायक भी सब जो है बहुत ट्रेंड हैं, वो जैसे ट्रेनिंग वो देते रहते हैं, ऐसी कहते हैं ऐसी करते रहो, तो लोग जनता सोच लेगी हाँ भाई पैसा नहीं है। मैं कैसे मान लूँ कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है? अगर दिल्ली सरकार के पैसा नहीं है तो फिर इतनी सारी एडवर्टाइज कैसे हो रही है? रोज़ पेपर के अंदर, अखबार के अंदर 3-3, 4-4 पेज दिल्ली सरकार की ऐड आ रही है। इसमें पैसा कौन दे रहा है? क्या अखबार वाले फ्री में छाप रहे, या फिर जगह जगह आपने जो है होर्डिंग्स लगा रखी है? आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में जा कर के बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स लगा रही है। पैसा कहाँ से आ रहा है? आप बताओ ना, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो दिल्ली का पैसा है, दिल्ली के टैक्स का, गाड़ी कमाई का पैसा है। आप दिल्ली के विकास में ना खर्च करके उसको आप अपना चेहरा चमकाने में लगा रहे हो। तो ये जनता भी जानती है, और विधायक तो ये कह करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, लेकिन वो बच नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है उनकी नाकामियों को उजागर कर रहा है। आपके कार्यकाल में पिछले साल एक जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली गई। हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री वो आप आए, और किराड़ी के पानी के बीच में से निकालने का आपका कुछ मकसद रहा था, वो मकसद लगा आपको पूरा हुआ? हाँ, वो मकसद मैंने अपने राजनीतिक करियर भी दांव पे लगा दिया, क्योंकि किसी मंत्री को 2 किलोमीटर शायद भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि जो है उसको उसके पानी से निकाला जाए। लेकिन
मैंने किराड़ी की जनता के हितों के लिए वो काम किया था और मैं धन्यवाद करूंगा अपने केंद्रीय मंत्री जी का और सांसद हंसराज हंसी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का भी कि उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया उस चीज़ का। वो मेरे पे नाराज ना होकर बल्कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि हमें वस्तुस्थिति का पता चला और उसके लिए अलग से उन्होंने किराड़ी में मीटिंग बुलाई, किराड़ी के लिए अलग से मीटिंग बुलाई, सारे मंत्रालयों को बुला के, जिसमें विधायक स्वयं उपस्थित था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किराड़ी के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए 900 करोड़ रुपया माननीय मंत्री जी ने मंजूर किया है। लेकिन ये काम दिल्ली सरकार के माध्यम से हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की कोई एजेंसी काम सीधा नहीं कर सकती, एमसीडी पे अधिकार नहीं है। तो ये सारा काम विधायक के माध्यम से होना है, दिल्ली सरकार के माध्यम से होना है। अब इनके ऊपर है कि उस 900 करोड़ रुपए का उपयोग कैसे करके दिल्ली किराड़ी के लोगों को समस्याएं से निजात दिलाएं। मैं मांग भी कर रहा हूं कि एक तो 900 करोड़ रुपए जहां जहां खर्च हो वो लोगों को पता भी चले और ऐसी जगह खर्च हो जिस उद्देश्य के लिए माननीय मंत्री जी ने, हरदीप पुरी जी ने दिया है, वो उद्देश्य पूरा हो। तो निश्चित रूप से उसमें हमने जो प्राशय डाला, माननीय मंत्री जी ने स्वयं आंखों से देखा और वो द्रवित हुए बहुत। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली में किराड़ी ऐसी जगह है जहाँ इतनी समस्याएं, तुरंत उन्होंने उसका वो लेकर के अभी परसों नरसों मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस पर लगातार हम संज्ञान ले रहे हैं और काम चल रहा है। बस इतना ही है कि जो फंड 900 करोड़ रुपया माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने मंजूर किया है उसको दिल्ली सरकार और दिल्ली के विधायक, हमारे इस क्षेत्र के विधायक ऋतुराज जी सही तरीके से, समन्वय के तरीके से लगा दें जिससे किराड़ी की समस्याओं से निजात मिल सके। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भी आप सड़कों पर उतरे हैं और पीरागढ़ी पूरा आपने जाम कर दिया था। लगता है कि उससे कुछ निष्कर्ष निकला, कुछ समाधान निकला है? नहीं, आप जो दिल्ली की नई आबकारी नीति आई है, मुझे लग रहा है पूरे भारत में एक अनोखी नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने बना दी है। जो केजरीवाल जी, उनके स्वराज एक पुस्तक में उन्होंने कहा था कि आवासीय क्षेत्रों में ठेके नहीं खोलने चाहिए, अगर खोलना हो तो महिलाओं से इंटरव्यू ले लो, उससे अपराध बढ़ेंगे, उससे हो गया। वो केजरीवाल अपनी सीधा यू टर्न मारते हुए घरों के बगल में ठेके, मंदिरों के बगल में ठेके, स्कूलों के बगल में ठेके, अस्पतालों के बगल में ठेके, इतने नए ठेके खोले। तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है उसके लिए हमने राजघाट पर सभी समाज के लोगों ने धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने युवा मोर्चे के द्वारा जो है दिल्ली में 14 लाख जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया और उसके बाद फिर भी उनको समझ नहीं आई तो हमने दिल्ली में 15 स्थानों पर बड़ा चक्का जाम की योजना बनाई, जिसमें बाहरी दिल्ली जिले ने पीरागढ़ी चौक पर हमारे को जो मिला था चक्का जाम करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले कुछ लोगों को असुविधाएं भी होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कई बार बड़े काम के लिए हमें थोड़ी बहुत असुविधा सहनी चाहिए। एक बड़ा चक्का जाम जिसमें 4,500 से ज़्यादा कार्यकर्ता और आम जनता लोग शामिल रही, ये स्थिति रही कि लोग जो बस बंद हुए उसमें से लोग उतर करके और चक्का जाम में शामिल हो गए। तो एक और लगभग 4 घंटे का हमने चक्का जाम बुलाया। तो उसका उद्देश्य यही था कि लोकतंत्र में हमें अधिकार प्राप्त है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने अधिकार का प्रयोग करें और निरंकुश सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएं। वो उसी की एक कड़ी थी। वो कितना द्रवित होते हैं, कितना जनता की समस्याओं को समझ करके वापस लेते हैं, ये तो पता नहीं है। वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता के हित में, दिल्ली के युवाओं के हित में, दिल्ली के महिलाओं के हित में भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। और अगला कदम जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी उसको हम करेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक दिल्ली में ये अवैध और कॉलोनियों में और जो घरों के पास ठेके खुल रहे हैं ये बंद नहीं हो जाते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो भजन शुक्ला जी थे हमारे साथ और किराड़ी के साथ साथ पूरे बारी जिले में क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं और पूरे कार्यकाल के दौरान, क्योंकि इनका कार्यकाल ज़्यादातर कोरोना की भेंट ही चढ़ा है, लेकिन फिर भी ज़मीन पे रहे और कई लोगों के बीच में पहुँचे भी, जो वक्त जो देखा उसके बारे में भी उन्होंने बताया और 2022 के लिए तैयार हैं, जो भी चुनौती आती है उसके लिए तैयार हैं। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरें आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।